कई सारे गवर्नमेंट्स स्पेशली इंडिया have been giving a lot of encouragement to investment in renewable energy है। वो एक मात्र फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो फंडिंग देती है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का टारगेट है 2030 तक ये जो 243 गीगावाट है उसको हम डबल करना चाहते हैं, मोर देन डबल टू 500 गीगावाट। जितनी कैपेसिटी एट प्रेजेंट इंस्टॉल्ड है उसको हम डबल करेंगे। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाने वाला है इन रिन्यूएबल एनर्जी। बैंक या जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है अगर उसकी लोन बुक डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क कम होता है। काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है कंपनी का और पीएसयू स्टेटस की वजह से थोड़ा कंफर्ट भी है इन्वेस्टर्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल में फिर से स्वागत है। फिर से बहुत बहुत बधाई हो आपको नए साल की, और होपफुली ये साल बहुत ही बढ़िया रहना चाहिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे हमने पिछले 2 साल से आपके सामने कई सारे अच्छे पैसा मेकर स्टॉक्स पेश किए हैं। ये जो कंपनियां हैं थोड़ी अलग टाइप की कंपनी है, कॉन्सेप्ट स्टॉक्स रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड, सभी चीज़ें फंडामेंटल चेक करके आपके सामने हम ये स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो कि एक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फूड फॉर थॉट कि आप भी ये स्टॉक को अपने नज़र में रखिए, कहीं ना कहीं इसमें आपका फायदा होगा। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि एक सेक्टर में काफ़ी फैंसी स्टॉक बहुत ही बढ़िया रैली देती है, उसके बाद कुछ ऐसी खबर आ जाती है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, कुड बी नेगेटिव न्यूज़ फॉर द टेम्पररी, जिसकी वजह से स्टॉक का दाम काफ़ी करेक्शन मोड में आ जाता है, काफ़ी करेक्ट होता है। लेकिन फिर से जैसे जैसे ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो डाइजेस्ट हो जाती है, डिस्काउंट हो जाती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल स्टेडीली इंप्रूव हो रहे हैं, तो हमारी राय में ये एक इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट बन सकता है। क्योंकि वैसे तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी की पोटेंशियल, कंपनी के फंडामेंटल्स ऑलरेडी मार्केट में टेस्टेड है, ऑलरेडी उनको कई सारे इन्वेस्टर्स को पसंद है। लेकिन एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से करेक्शन हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है, ऐसी जो इंटरेस्टिंग बात है, इस पर निवेशक को खास ध्यान रखना चाहिए। और आज की जो हम कंपनी आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी ही एक कंपनी है। इसके मैं पहले आपको इस कंपनी का प्राइस चार्ट दिखाना चाहता हूं फॉर द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि यहाँ से ही आपको शायद अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। कि ये जो कंपनी है काफी फैंसी स्टॉक थी, जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 साल का चार्ट है, तो द स्टॉक प्राइस वेंट अप फ्रॉम अराउंड 60 रुपीज ऑल द वे टू बियॉन्ड 250 रुपीज। और यहाँ पर का चार्ट पे आप देख सकते हैं करीब करीब 300 के आसपास होने के बाद आज 150 में ट्रेड कर रहा है। तो ये जो करेक्शन हुई है इस स्टॉक में, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ वन पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज, जो भी हम ये नेगेटिव न्यूज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन मेरा कहना यह है कि व्हेन द चिप्स आर डाउन, when the stock has corrected significantly but long term fundamentals are good, then definitely you must consider that stock, क्योंकि इसमें शायद अच्छे रिटर्न आ सकते हैं when it recovers lost ground। ये जो कंपनी है, इट इज ऑपरेटिंग इन वन ऑफ द हॉटेस्ट सेक्टर्स इन द ग्लोब। इंडिया में नहीं, लेकिन जो पूरे विश्व में आज सबसे आई वुड से इंटरेस्टिंग फैंसीड सेक्टर कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, इंडिया में और ग्लोबली वी आर सीइंग अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जियोथर्मल, थर्मल एंड अदर स्टैंडर्डाइज्ड कन्वेंशनल पावर सोर्सेज टू सोलर, विंड पावर, हाइड्रो। जो ट्रेडिशनल ऑटो कंपनीज थी विच वर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनल कंबशन इंजन्स, वी आर सीइंग मोर एंड मोर कंज्यूमर्स गो फॉर ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, रिन्यूएबल एनर्जी का, और उसके पीछे जो भी सप्लायर्स है, जो पूरी इकोसिस्टम है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ये जो कंपनी है, इट इज़ अ स्पेशलिस्ट इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू दिस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। कई लोगों ने इस कंपनी का नाम भी जान लिया होगा। तो ये जो कंपनी है, इट इज़ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है इरडा, IREDA। और ये काफ़ी फैंसी स्टॉक था, लेकिन एक पर्टिकुलर घटना की वजह से वी आर सीन अ स्टीप करेक्शन, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो है, इस कंपनी की जो कुछ खास बातें हैं, जो हमने उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से कुछ खास स्लाइड एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने पेश किए हैं, उस पर आप खास ध्यान रखिए। तो ये है हमारी पहली स्लाइड। ये काफ़ी अच्छी स्लाइड है, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम पड़ता है कि कितने सारे बिजनेसेस, कितनी सारी एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जाते हैं इन द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। जैसे कि देयर आर ट्रेडिशनल RE टेक्नोलॉजी, सोलर, हाइड्रो, ट्रांसमिशन, बायोमास, विंड, इथेनॉल, वेस्ट टू एनर्जी। फिर कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पंप स्टोरेज, हाइड्रो, स्मार्ट मीटर्स वगैरह। और उसके लिए जो फंडिंग लगती है,
different different types of funding is required. Project funding is required, refinancing is required, टॉप अप लोन्स, कैश फ्लो के लिए फिर वर्किंग कैपिटल के लिए भी फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर्स ऑफ कंफर्ट आल्सो। तो कई सारे फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स भी है और कई सारी टेक्नोलॉजीज या कई सारी ऐसी एंटरप्राइजेज है जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए एज वी बिल्ड आउट अ फैबुलस इकोसिस्टम और अ फैबुलस स्पेस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, पूरे ग्लोब के लिए, पूरे विश्व के लिए, इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पोल्यूशन कम होता है, डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड कोल रिड्यूसेस फॉर इंडिया, जहाँ पर हमारी जो इम्पोर्ट पोजीशन है वो थोड़ी सुधर सकती है। एंड ओवरऑल आई थिंक इट इज़ मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसीलिए कई सारे गवर्नमेंट्स, स्पेशली इंडिया, हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो कंपनी है, इसका खास फायदा क्या है कि जितनी भी सारी टेक्नोलॉजीज है, जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी सारी एफर्ट्स जा रही है, सभी के लिए फाइनेंसिंग चाहिए। और एडा जो है वो एक मात्र फोकस्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनेंसर है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो फंडिंग देती है। इट्स एनबीएफसी और उसके कई फायदे भी है। इसीलिए अगर आप ये पूरी इन्वेस्टमेंट थीम खेलना चाहते हैं, यानी कि पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट थीम में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका फोकस है, तो ये जो स्टॉक है उसको ज़रूर से आप इन डेप्थ स्टडी कीजिए। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, खाली एक सुझाव है, एडवाइस है कि इस कंपनी को आपके नज़र में रखिए। चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। ये जो स्लाइड है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी धीरे 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 हम रिन्यूएबल एनर्जी में बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो देखिए 2020 में केवल 134 गीगावाट्स वाज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। वो जो है अगले 6 साल में इट हैज रीच 243 गीगावाट्स। यानी कि आप देख सकते हैं कौन इतना बढ़िया चार्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू कैपेसिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। और गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का टारगेट है, मैं रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का टारगेट है कि अगले 4 साल में, यानी कि 2030 तक, ये जो 243 गीगावाट है उसको हम डबल करना चाहते हैं, मोर देन डबल टू 500 गीगावाट। यानी कि जितनी कैपेसिटी एट प्रेजेंट है, इंस्टॉल्ड है, उसको हम डबल करेंगे। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाने वाला है इन रिन्यूएबल एनर्जी। इसीलिए ये जो कंपनी है एडा है, उसको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू लेंड इन अ प्रॉफिटेबल वे, टू लेंड इन अ सेफ मैनर टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है इंडिया के लिए फॉर अवर एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इस पर ज़रूर नज़र रखिए एंड लेट अस ट्रैक कि गवर्नमेंट की जो टारगेट है, इंडस्ट्री का जो टारगेट है, हाउ इज इट एक्चुअली प्रोग्रेसिंग। तीसरी जो स्लाइड है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपनी है इरडा, इसकी जो पूरी की पूरी लेंडिंग है, जो पूरा उनका आउटस्टैंडिंग लोन बुक है, हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्प्रेड आउट है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। एंड फ्रॉम अ एनबीएफसी, फ्रॉम अ बैंक या जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, अगर उसकी लोन बुक डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क कम होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं, कोई भी लेंडिंग बिजनेस, यानी कि एनबीएफसी हो या बैंक हो, सबसे बड़ा रिस्क इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि लोग या कंपनी लोन ले जाती है लेकिन इंटरेस्ट और रीपेमेंट नहीं कर पाती है, तो को पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो एनबीएफसी है, जो भी आप स्टडी करते हैं, स्पेशली कंपनी लाइक इरडा विच इज मोर लाइक अ बी टू बी लेंडर, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड डाइवर्सिफाइड लेंडिंग होना चाहिए। एंड वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड कि सोलर में 24% है, विंड में 12% है, हाइड्रो पावर 10% है। एंड एज यू गो डाउन द लाइन, कई सारे प्रोजेक्ट्स है, कई सारे अलग अलग एंटरप्राइजेस है, कंपनीज है जिनको ये कंपनी सपोर्ट करती है। और एक खास रेशो आपके साथ बताना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर का उनका एक्सपोजर इज 28%, जो कि हमेशा काफ़ी सेफ रहता है। एंड प्राइवेट सेक्टर का एक्सपोजर उनका 72% है। और ये जो रेशो है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड। As an investor, we would prefer IRDA to lend more and more to the public sector, जहाँ पर सेफ्टी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। लेकिन ऑफ कोर्स द मार्जिन्स आर लेस ओवर देयर। लेकिन फिर भी अगर ये कंपनी अपना जो पब्लिक सेक्टर एक्सपोजर वो धीरे धीरे बढ़ाती है, तो एक पॉजिटिव फैक्टर है। एक और खास बात इस स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ कि टोटल सैंक्शंस, यानी कि जितनी आप लोन देने वाले हैं, दैट हैज ग्रोन बाय 86%। यानी कि जो परफॉर्मेंस आया है वो तो अच्छा ही है, लेकिन आगे जाके भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सैंक्शन लोन है, जो आप लोन देने वाले हैं, दैट इज अप 86%। जो डिसबर्समेंट किया है, यानी कि जो लोन आपने सैंक्शन की थी, उसका डिसबर्समेंट इज एक्चुअली अप 54%। और एक्चुअल लोन बुक जो है
यानी कि जितना आपने टोटल लेंड किया है इंडस्ट्री को, दैट हैज़ गॉन अप बाय 31%। ये सैंक्शन और डिसबर्समेंट जो है वो लीड इंडिकेटर्स है एंड दे डेफिनिटली कंफर्म कि आगे चलते भी कुछ क्वार्टर्स में ये जो ग्रोथ रेट है लोन बुक की वो काफ़ी सॉलिड रहेगी। और आप जानते हैं फॉर अ एनबीएफसी, फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी, जैसे-जैसे लोन बुक बढ़ती है उतना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, उतनी ज़्यादा आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू इरडा, क्योंकि उसकी लोन बुक धीरे-धीरे बढ़ रही है एंड आई वुड से दैट्स अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। जो लास्ट उनका जो स्लाइड हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो है एसेट क्वालिटी। देखिए फ्रेंड्स, यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अगर आप कोई बैंक या एनबीएफसी खरीद रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा जोखिम इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोन तो दे दिया लेकिन अगर आप रिकवर नहीं कर पाते हैं तो आरबीआई के अनुसार आपको उसका पूरा का पूरा प्रोविजन करना पड़ता है, और वो जो प्रोविजन है दैट इज लाइक एक्सपेंडिचर और कंप्लीट लॉस फॉर यू। इसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स पर असर आ सकता है। तो ऐसी कौन-सी घटना थी जो हमने कहा था वीडियो के स्टार्ट में, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है उसकी हवा निकल गई? तो ये जो इवेंट थी वो एक लार्ज अनयूजुअल एनपीए, यानी कि एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये जो उनका जो एक्सपोज़र था, ये जो उन्होंने लोन दी थी, दे हैड टू क्लासिफाई इट फ्रॉम स्टेज 2 टू एक्चुअल एनपीए। लेट्स नॉट गेट इंटू द कॉम्प्लिकेशन, यानी कि उनको ये जो कंपनी है दे हैव टू बिकम क्लासिफाइड एज़ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और ये जो लोन थी वाज़ वेरी लार्ज एट 783 करोड़, उसका बहुत बड़ा उनको प्रोविज़न करना पड़ा, और अभी भी अनप्रोवाइडेड फॉर दैट लॉस इज़ 314 करोड़। तो ये जो घटना हुई, ये जो बड़ी इवेंट हो गई इस कंपनी में, जिसकी वजह से उस क्वार्टर के प्रॉफिट्स काफ़ी घट गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट आई थी इस स्टॉक में एंड वी सॉ अ स्टीप करेक्शन। लेकिन जैसे मैं आगे डिस्कस करूँगा, कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, तो फिर आप समझ जाएँगे कि ये एक शायद एक वन टाइम इवेंट है एंड होपफुली इट विल पास थ्रू। लेकिन ये ज़रूर से एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जितने भी लोन्स दिए हैं आईआरईडीए ने, इरडा ने, दे आर बिग टिकट लोन्स, दे आर नॉट स्मॉल रिटेल लोन्स। अगर 1 या 2 प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो बहुत बड़ा एक्सपोज़र अगर होता है, तो उसकी प्रोविज़निंग करनी पड़ती है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, एक रिस्क फैक्टर है। वैसे तो मैनेजमेंट कुछ खास कॉन कॉल रखती नहीं है, इसलिए कुछ खास हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते। तो आगे चलते हैं और जो उसका स्टॉक डेटा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक मिड कैप कंपनी है, करीबन 42,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट प्राइस ऑफ 152। देखिए ऑल टाइम हाई थी, टू ऑल टाइम्स नहीं सॉरी 52 वीक हाई थी एट 234, 52 वीक लो था 137। स्टॉक काफी रीजनेबल पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है अराउंड 24.8 टाइम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं आरओसीई, आरओई, देखिए एनबीएफसी में आरओई इंपॉर्टेंट रहता है, 18% है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और कंपनी की जो रेवेन्यूज़ थी दैट वाज़ 7,600 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,700 करोड़ का था। सेल्स ग्रोथ यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ, जैसे क्योंकि ये तो एक मेरे ख्याल से ये एक एनबीएफसी है, इसलिए यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ इंपॉर्टेंट रहता है। 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 33%, 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 23%, अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ फॉर 3 ईयर्स अप 31% कंपाउंडेड, अर्निंग्स पर शेयर फॉर 5 इयर्स ग्रोथ 18% कंपाउंड, यानी कि एक काफ़ी अच्छी कंपाउंडिंग स्टोरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, एवरेज फॉर लास्ट 3 इयर्स एट 17%। और सबसे बढ़िया बात एज अ इन्वेस्टर ये है कि इट इज ट्रेडिंग एट अ 51% डिस्काउंट, 51% करेक्शन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई प्राइस, यानी कि रिट्रेसमेंट की गुंजाइश का स्कोप है। चलिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। तो जो इंटरेस्ट इनकम थी फॉर द सितंबर क्वार्टर वेंट अप बाय 17%, एक्सपेंसेस वेंट अप ओनली बाय 5.34%। जो उनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट है दैट वेंट अप बाय 50%। उसकी वजह ये है कि दिस कंपनी वाज एबल टू एक्सपैंड इट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन बाय ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.5% के आसपास। बाकी अन्य जो फिगर्स है काफ़ी अच्छे थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह सब ठीक-ठाक था। नेट प्रॉफिट वेंट अप बाय 41% और अर्निंग्स पर शेयर वेंट अप बाय 35%। और खास यहाँ पर ग्रॉस और नेट एनपीए भी हमने दिखाए हैं, जो कि एलिवेटेड लेवल्स पर है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एक उनका बड़ा अकाउंट था दैट बिकेम नॉन परफॉर्मिंग, दैट वाज बी क्लासिफाइड एज अ बैड डेट। इसकी वजह से कंपनी की जो ग्रॉस एनपीए है दैट वेंट फ्रॉम 2% टू 3.97% एंड नेट एनपीए वेंट फ्रॉम 1% टू 1.97%। और जैसे-जैसे ये जो कवरेज इंप्रूव होगा, वी विल सी इंप्रूवमेंट इन नेट एनपीए रेशियो एज़ वेल। तो ये थी ब्रॉड पैरामीटर्स अबाउट आईआरईडीए। फिर से कहना चाहता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से विजिबिलिटी अच्छी है अर्निंग की, क्योंकि जैसे मैंने कहा था सैंक्शंस, लोन सैंक्शंस आर अप 84%, डिसबर्समेंट्स अप मोर देन 50% और सो, करंट वर्किंग भी काफ़ी अच्छा है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है अराउंड 25 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग्स पर शेयर,
गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इसका मतलब काफ़ी कंफर्ट है, आसानी से रिसोर्सेज यानी कि उनकी बोरोइंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर उनको बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एंड बिकॉज़ इट इज़ अ नवरत्न पीएसयू, इट कैन बोरो मनी एट एक्सट्रीमली कंपेटिटिव रेट्स एंड आल्सो कैन लेंड एट गुड रेट्स। तो ये काफ़ी अच्छी कंफर्टिंग बात हो जाती है इन्वेस्टर के लिए। अंत में रिस्क फैक्टर, तो जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इस कंपनी में एनपीए ही है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इनकी जो लोन साइज है वो बड़ी-बड़ी रहती है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रह सकती है। अगर एक प्रोजेक्ट पर्चे में जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, रेगुलेटरी चैलेंजेस आ जाती है, देन इफ द पर्टिकुलर कंपनी इज़ नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट, तो उसको क्लासिफाई करना पड़ता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और फिर ये जो है वो एक मेरे ख्याल से बड़ा-सा वन टाइम कभी भी प्रोविज़न आ सकता है, लेकिन अंडरलाइंग ग्रोथ मोमेंटम इज़ गुड। तो अगर आप ये जो रिस्क फैक्टर्स को अगर आप अब्ज़ॉर्ब करने की आपके पास ताकत है, अर्निंग्स वॉलेटिलिटी आप समझ सकते हैं, तो ज़रूर से ये स्टॉक आपके लिए ठीक हो सकता है। ये एक अगेन रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन आईआरएडीए। कंक्लूड करना चाहूँगा यही कह के कि ये जो पूरा जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो इन्वेस्टमेंट थीम है, एक ऐसी कंपनी अगर है जो ये पूरी इन्वेस्टमेंट थीम को कवर करती है, जो पूरी इन्वेस्टमेंट थीम को प्ले कर सकती है, दैट इज़ आईआरईडीए। काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है कंपनी का, और पीएसयू स्टेटस की वजह से थोड़ा कंफर्ट भी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन आईआरईडीए। आई होप यू लाइक दिस कंपनी व्हिच वी हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो प्लीज़ हमें लिखिए, हमें कमेंट्स में भेजिए। अगर ये जो कंपनी है आपको पसंद आई हो या नहीं भी आई हो, तो थम्स अप, थम्स डाउन ज़रूर से कीजिए, ताकि वी गेट गुड पॉजिटिव फीडबैक व्हिच वी कैन फर्स्ट कंसिडर इन आवर फ्यूचर वीडियो। लास्टली, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कई सारे पॉजिटिव व्यूज़ भी आए हैं, न्यूज़ भी आए हैं, तो प्लीज़ आप ये चैनल जो है अपने फेलो इन्वेस्टर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो कंप्लीटली फ्री है, एंड वी ट्राई एंड गिव गुड क्वालिटी, जेन्युइन, ऑथेंटिक, वेल टेस्टेड इंफॉर्मेशन ऑन stocks, sectors and investment themes. So thank you once again and happy investing for the next Samvat year. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, Sabi registered research channels. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.